जी तो ये मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, इसकी देखते हैं। मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? सिंपलेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द मसल स्पिंडल फंक्शन हमने अभी पढ़ा था कि सिंपलेस्ट मैनिफेस्टेशन है। और ये इसको रिफ्लेक्स कैसे होता है? ये होता तब है जब जो है ना मसल को स्ट्रेच किया जाए, जो स्पिंडल होता है मसल स्पिंडल एक्साइट होता है और उसकी वजह से जो है ना रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं उनकी रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक स्ट्रेच किया, उसके रिस्पॉन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई उसको हम कहते हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। न्यूरोनल सर्किटरी पढ़ी हमने, इसकी न्यूरोनल सर्किटरी जो है ना इम्पॉर्टेंट है, यू क्यू है ये। अच्छा जी, तो ये है कि जब मसल को स्ट्रेच करेंगे ना, हमने रैपिड स्ट्रेच किया हमने सपोज़, तो जो है ना मसल स्पिंडल एक्टिवेट होंगे। मसल स्पिंडल जब एक्टिवेट होंगे ना तो उसकी वजह से सिग्नल्स आएंगे, सेंसरी इम्पल्सेस जो लेके जाएंगे। अगर स्लो स्ट्रेचिंग की है तो टाइप 2 और टाइप 1A फाइबर्स, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एंडिंग्स दोनों के ज़रिए जाएंगी। और जो है ना अगर सडनली स्ट्रेच किया तो टाइप 1A फाइबर के ज़रिए जाएंगी। टाइप 1A फाइबर वाली डायरेक्टली इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स पे टर्मिनेट कर रही होती हैं, साइनेप्स कर रही होती हैं, सॉरी साइनेप्स कर रही होती हैं। और जो टाइप 2 एंड टाइप ए 1A वाली होती हैं वो जो है ना इंटरन्यूरॉन्स पे पहले साइनेप्स करती हैं, फिर जो है ना एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के पास जाती हैं। ये जो है ना मोनोसाइनेप्टिक पाथवे होता है, सिर्फ एक जगह पे साइनेप्स होता है, फिर मसल के पास आती हैं। और विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले, बहुत थोड़े से मतलब फ़ौरन ही आ जाती है, क्योंकि साइनेप्स करने में डायरेक्टली एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स पे आके साइनेप्स कर रही हैं ना, तो इस वजह से इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी भाग के आ जाती हैं। और जो ये वाली हैं इंटरन्यूरॉन्स भी पहले साइनेप्स करती हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा टाइम लगती है। और जब मसल के पास आती हैं तो डिलेड टाइम के बाद आती हैं। इनकी वजह से क्यों, कौन सा रिस्पॉन्स, कौन सा रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा? डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, इनकी वजह से स्टैटिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा। डायनामिक जो है ना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक रहता है, और ये वाला जो है ना ज़्यादा देर तक रहता है। और ये वाला है कि सिर्फ टाइप 2 फाइबर्स जो है ना, वो भी मोस्टली टाइप 2 फाइबर्स होते हैं जो कि इंटरन्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, टाइप 1A नहीं करते। इसके बाद जो है ना डैम्पिंग फंक्शन है इसका, स्ट्रेच रिफ्लेक्स का। हमने पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ करता है। इसको सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। और न्यू जर्कीनेस, जैसे यूं यूं हाथ ही हिलते हैं तो उस जर्कीनेस को प्रिवेंट करता है। रोल ऑफ द मसल स्पिंडल, ये भी यू क्यू है, इसके सिर्फ नाम पूछे हुए थे। तो इनमें दो चीज़ों में इन्वॉल्व है, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और जो है ना बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग टेंस एक्शन। ठीक है, अब जो है ना हाँ, जो इसका वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व है, हमारे कॉर्टेक्स या हायर ब्रेन सेंटर से सिग्नल्स आते हैं, तो उसकी वजह से अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होता है। हमने पीछे पढ़ा सा, इनकी को एक्टिवेशन होगी, उस वजह से क्या होंगे, दोनों एक्स्ट्रा प्लस इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और उनका क्या जी फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा कि दो तरह के होंगे। एक तो ये है कि जो है ना पूरा मसल एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस वजह से जो रिसेप्टर पोर्शन है उसकी जो है ना उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, और इस वजह से जो रिफ्लेक्स होगा वो उस कॉन्ट्रैक्शन को अपोज नहीं करेगा। और जो है ना दूसरा ये कि डैम्पिंग फंक्शन को मेंटेन करते हैं। अब ब्रेन एरियाज कौन से हैं जो गैमा मोटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं हायर कंट्रोल सेंटर्स में? वो है बल्बर रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया, जो कि एंटी ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्शंस के साथ एसोसिएटेड होता है। और ये जो है ना इसका फ़ायदा ये कि जब हम चल रहे होते हैं या हम दौड़ रहे होते हैं, चलने भागने में जो है ना ये मूवमेंट्स को डैम्प करता है, मतलब जर्कीनेस को प्रिवेंट करता है। अब दूसरा इसका फंक्शन है कि बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग टेंस एक्शन। हमारे कैसे स्टेबलाइज करते हैं? जो बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया, वहाँ से सिग्नल आते हैं गैमा नर्व फाइबर्स के पास, इनको स्टिमुलेट कराते हैं और वहाँ से ये जाके सप्लाई करती है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को। इंट्राफ्यूजल जो है ना उनकी वजह से जब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स मसल्स के पास जाते हैं तो जो एंड्स ऑफ द स्पिंडल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्टन करते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। उस वजह से जो है ना जो सेंटर वाला पोर्शन है, हमने पढ़ा था वहाँ पे कि सेंटर वाला पोर्शन फिर जो है ना एक्साइट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। उसकी वजह से जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल ज़्यादा ही होना शुरू हो जाते हैं। अगर जो है ना जॉइंट की दोनों साइड्स पे स्पिंडल्स एट द सेम टाइम एक्टिवेट हों, तो जब दोनों साइड्स पे स्पिंडल्स एक्टिवेट होंगे, दोनों साइड्स के जो वो होंगे मसल, स्केलेटल मसल्स होंगे, उनकी रिफ्लेक्स एक्साइटेशन होगी। इस वजह से जो दोनों हैं फिर वो एक दूसरे को अपोज करेंगे और जॉइंट स्टेबलाइज होगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो जब जॉइंट स्टेबलाइज होगा ना, तो हम जो मूवमेंट होगी डिटेल्ड वॉलंटरी मूवमेंट जैसे फिंगर्स वगैरह की, वो हम परफॉर्म कर सकेंगे। हैवी एक्सरसाइज वगैरह में इसका हो गया। अब इसके बाद जो है ना गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स अगली वीडियो में।